let me know my concern is that. Now please. Now see. Dr. Manmohan Singh is speaking now. We do not know what will be the final outcome. The way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. जो सरकारें कदम उठाती हैं अर्थव्यवस्था और देश के हित में, उन सरकारों को इस प्रकार की आलोचना की चिंता नहीं होती है। पिछली सरकार की तुलना में ये सरकार भिन्न है। पिछली सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था। प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि यदि सही मायने में आप ईमानदार हैं इस मामले में और सही सर्वे चाहते हैं, आप में हिम्मत है, तो आप लोकसभा भंग कराएं। Chair is only to see that whether the concerned minister is there against the prime minister. प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं? उसके बिना हाउस चलेगा नहीं। जो भी सत्ता में होता है, जो भी पद पे होता है, प्रशंसा उसको बहुत अच्छी लगती है। But why didn't you print more 100 rupee notes? Perhaps because even you didn't know that when this announcement was going to be made. मुझे शक था और वो शक अब यकीन में प्रूव हो रहा है कि विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है और अब भागने के लिए तरह तरह के कारण ढूंढ रहा है। और ये एक नया तरीका है, ये एक नया तरीका है उस चर्चा से भागने का, और इसलिए चर्चा चल रही है। चर्चा को कंटिन्यू करवाइए। प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। In 2G, they made it point that the House will not run unless the Prime Minister sits through. And Prime Minister sat through the 2 days. Yes. Want notice for moving a motion, the motion of contempt against the Prime Minister. नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं सुशील बहुगुणा। नोटबंदी को लेकर संसद में हंगामा जारी है। काले पैसे, नकली नोट और आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक लगाने और देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए हुआ नोटबंदी का बड़ा फैसला 8 नवंबर को एक ऐसे भूकंप की तरह अचानक आ गया जिसके आफ्टर शॉक्स लगातार अब तक आ रहे हैं। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर अचानक लगी पाबंदी से देश की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था का कोई भी पहलू ऐसा नहीं बचा जिस पर असर न पड़ा हो। देश की संसद से लेकर दूर दराज तक के गांव में इसे लेकर हलचल बनी हुई है। राज्यसभा में नोटबंदी पर बहस आज शुरू हुई तो प्रधानमंत्री मौजूद वहां दिखे, लेकिन 2 बजे के बाद वो नजर नहीं आए। विपक्ष ने सवाल खड़े किए। वित्त मंत्री अरुण जेटली का जवाब था, प्रधानमंत्री सदन की पूरी चर्चा में नहीं रह सकते। कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद ने याद दिलाया कि जब संसद में 2G की बहस चली थी तो मनमोहन सिंह, जो तब के प्रधानमंत्री थे, पूरे 2 दिन सदन में रहे थे। इस मुद्दे पर सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने राज्यसभा के सभापति को प्रधानमंत्री के खिलाफ अवमानना का नोटिस सौंपा है। हर रोज संसद के दोनों ही सदनों में इसे लेकर हल्ला हंगामा जारी है। इस हंगामे के बीच राज्यसभा में आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस मसले पर बोले। मनमोहन सिंह खुद एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और देश को उदारीकरण की ओर ले जाने का श्रेय उन्हें जाता है। और किस तरह से कठोर हमला किया जाता है, बड़ी ही नर्म आवाज में वो मनमोहन ने आज बताया। उन्होंने कहा कि सख्त बात करते हुए कि एक कांपती मृदु आवाज में एक एक कर अपने फैसले और इस फैसले और प्रधानमंत्री मोदी की जो खामियां हैं उनको गिनाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां बैठे सुनते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में सामने ही मौजूद थे जब मनमोहन ने कहा कि ये एक मॉन्यूमेंटल मैनेजमेंट फेल्योर है, यानी भयानक बद इंतजामी। मनमोहन सिंह ने कहा कि लोगों की अपने खातों तक सीमित या बिल्कुल पहुंच नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइज्ड लूट, लीगलाइज्ड प्लंडर है, यानी ये एक संगठित लूट और कानूनी डाका डालने के बराबर है। क्या प्रधानमंत्री किसी ऐसे देश का नाम बता सकते हैं जहां लोगों ने अपना पैसा जमा किया हो लेकिन उसे निकाल न पाए हो? मनमोहन सिंह ने कहा कि गरीबों को पैसे निकालने में 50 दिन की दिक्कतें भी बहुत भारी पड़ेंगी। पहले ही 60 से 65 लोग बैंकों के बाहर लाइनों में लगे रहकर अपनी जान गंवा चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने नोटबंदी के बाद सहकारी बैंकों पर लगी रोक का मुद्दा भी उठाया और इससे ग्रामीण भारत को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, ये बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के आखिरी नतीजे क्या होंगे अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे कृषि और आर्थिक विकास पर बहुत असर पड़ेगा और देश की जीडीपी 2% तक गिर सकती है। In the process of demonetization, monumental mismanagement has been undertaken. Even those who say
that this measure will do harm or will cause distress in the short run, but be in the interest of the country in the long run. Well, I am reminded of what John Keynes said once, in the long run, all of us are dead. तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस छोटे लेकिन तीखे भाषण को सुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में थे और इसके बाद जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी सांसदों की बेंचों की ओर गए, सबको नमस्कार किया और फिर 2 बार प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हाथ मिलाया। उनके पीछे खड़े पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को नमस्ते किया। इससे उम्मीद बंधी कि मोदी उनके भाषण को गंभीरता से लेंगे। वैसे तुरंत बाद ही विपक्षी दलों ने ही नहीं, बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी मनमोहन सिंह के भाषण की तारीफ की और प्रधानमंत्री को इस पर अमल करने की नसीहत दे डाली। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे पहले ही नोटबंदी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मनमोहन सिंह के भाषण के बाद ठाकरे ने कहा कि उनकी बात को सरकार गंभीरता से ले, क्योंकि ये एक जाने माने अर्थशास्त्री ने कही है। मनमोहन सिंगांबद्दल बाकी कोणी काही म्हणो, पण त्यांचं अर्थतज्ञ किंवा आर्थिक ज्ञान जे आहे ते नक्कीच मानलं गेलेलं आहे, जगामध्ये मानलं गेलेलं आहे आणि अशा माणसांनी ज्या वेळेला एखादं मत व्यक्त केलं तर ते मत नक्कीच गांभीर्याने लक्षात घ्यायला पाहिजे। तुमचा हेतू जरी का चांगला असेल तर मग पद्धत का अशी लावता तुम्ही? म्हणजे तुमच्या मनात काही काळबेर आहे का? काळा पैशासारखं तुमच्या मनात काळबेर काय आहे का? काळा पैसा शोधताना काळ्या मनाने तुम्ही पैसा शोधतात का? हा प्रश्न कोण विचारणार त्यांना? इन नसीहतों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह को उतना ही तीखा जवाब दिया, लेकिन उनके शब्द ज्यादा कठोर थे। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस संदेश को गलत बताया कि इसका असर देश की विकास दर पर पड़ेगा। उन्होंने ये तक कहा कि जिन लोगों के दौर में सबसे ज्यादा काला पैसा जमा हुआ और बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, उनसे सलाह सुनना बड़ा ही अफसोसजनक है। पूरे देश ने वो स्कैंडल्स वाली सरकार देखी जिसके दौरान ये ब्लैक मनी जनरेट और क्राइम मनी जनरेट हो रही थी। आज ब्लैक मनी के खिलाफ हुआ कैंपेन उनको ब्लंडर लगने लग पड़ा है। वो 2G और कॉमनवेल्थ और कोल स्कैम उनको ब्लंडर नहीं लगता था, लेकिन काले धन के खिलाफ क्योंकि सख्त कदम उठाए गए हैं, उस सरकार का मुखिया जो 2004 से 14 तक थी, उनको ये ब्लंडर लगने लग पड़ा है। इस बीच नोटबंदी से जुड़ी कई राहतें आज खत्म हो रही थी। केंद्र सरकार ने नोटबंदी से जुड़े ऐसे कुछ नियमों में फेरबदल किए हैं। इनके तहत 500 के पुराने नोट अब 15 दिसंबर तक चल पाएंगे, लेकिन 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे। 500 के नोट अस्पतालों में चल सकते हैं, पेट्रोल पंपों पर चलेंगे। इसके अलावा पानी और बिजली के बिल इनसे दिए जा सकेंगे। रेल, बस और हवाई अड्डों के टिकट पर भी ये छूट रहेगी। 500 के नोटों से 15 दिसंबर तक 2000 रुपए तक ट्यूशन फीस भी दे सकते हैं। सहकारी दुकानों से 5000 रुपए तक की खरीद की जा सकेगी। 500 रुपए के मोबाइल रिचार्ज पर भी ये छूट होगी। इसके साथ कल से पुराने नोट अब बदले नहीं जाएंगे। पुराने नोट अब बैंकों में सिर्फ जमा किए जा सकते हैं और अब जिन नोटों के चलने की छूट है वो 500 रुपए के ही हैं, 1000 के नहीं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पहले ही एक राहत यह भी दी। आज की नेशनल हाईवे के टोल नाकों पर छूट की मियाद 2 दिसंबर की आधी रात तक हो जाएगी। नोटबंदी के बाद यह मियाद तीसरी बार बढ़ी है। सरकार ने यह भी कहा कि 2 दिसंबर की आधी रात से 15 दिसंबर की आधी रात तक 500 रुपए के पुराने नोट को टोल टैक्स के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। यानी 500 का नोट अब चलेगा, 1000 का नोट अब नहीं चलेगा। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपने सी और डी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए कुछ राहत का ऐलान किया। सरकार ने अपने इन कर्मचारियों को अगले महीने की तनख्वाह में से 10,000 रुपए कैश में देने का ऐलान किया है। नोटबंदी का जो असर है उससे राहत देने की ये कोशिश है अपने कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की, और भी राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं। इस बीच यह असर गांवों और दूर दराज के इलाकों में अब भी दिखना जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में अपने भाषण में सहकारी बैंकों के नेटवर्क के ठप हो जाने का मसला उठाया था। उससे ग्रामीणों को हो रही दिक्कतों का सवाल भी उठाया। देश भर में करीब 450 सहकारी बैंक हैं, जिनकी 14,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। हम प्राइम टाइम में आपको दिखा चुके हैं कि सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक की जो बंदिशें हैं उनका गांव में कैसा असर है। गांव के अधिकतर लोग बैंकों के नाम पर सहकारी बैंकों से ज्यादा लेन देन करते हैं और अपनी फसल की बुआई और खाद वगैरह की खरीद के पैसे के लिए उन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सहकारी बैंक इस वक्त उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। सहकारी बैंकों पर यह अंकुश है कि वो पुरानी करेंसी जमा नहीं कर सकते, जैसे आप स्टेट बैंक या ICICI या किसी और राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट बैंक में करते हैं।
सहकारी बैंकों पर यह भी रोक है कि वो अपनी पुरानी करेंसी किसी बैंक में जमा नहीं कर सकते। इससे गांव वालों में गुस्सा है और सहकारी बैंक कर्मचारी नाराज हैं क्योंकि खाता धारक उन पर चिल्ला रहे हैं। इसी से नाराज यूपी के सभी सहकारी बैंकों ने गुरुवार को हड़ताल रखी और शुक्रवार को देश भर के सहकारी बैंक हड़ताल पर रहेंगे। किसानों ने हमें बताया कि उन्हें अपनी फसल मंडी में बेचते हुए अधिकतर पुरानी करेंसी मिल रही है, लेकिन सहकारी बैंकों में वो करेंसी जमा नहीं हो सकती। इसलिए किसानों को खाद और बीज देने वाली सहकारी समितियां भी किसानों से वो पैसा नहीं ले रही। सहकारी में ना तो पेमेंट मिल रही है, ना ले रहे हैं, ना दे रहे हैं। हम दूसरे बैंकों में हमारे खाते खुलवाए जाए, हमारी जो मनी है वह ट्रांसफर करी जाए। गाजियाबाद जिला सहकारी बैंक की नोएडा शाखा में ये किसान मैनेजर से बहस कर रहे हैं कि वो अपनी दिक्कतों को लेकर आखिर कहां जाएं। आपकी बात सही है, 2 दिन की बात है, आप लोग भरोसा रखें। सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक ने पुरानी करेंसी जमा कराने या नोट बदलने पर रोक लगा दी है। इससे ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था का पहिया थम सा गया है। हमारे यहाँ तो जी ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ के 90% किसानों के इन्हीं बैंकों में खाते हैं। मैं बचपन से 99 से मेरा खाता, मैं बचपन से जब छोटा था तो जैसे मुआवजा मिला इसी खाते में सरकार ने पैसा दिया, इन्हीं के खाते में जाकर जमा करा हमने। सहकारी बैंकों का ग्रामीणों के साथ जो अनौपचारिक सा रिश्ता रहा है, उससे यहाँ लोग बैंकिंग में सहूलियत महसूस करते हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद से रिजर्व बैंक ने जो आदेश दिए और जो पाबंदियां सहकारी बैंकों पर लगी, उससे लोगों में गुस्सा बढ़ा और कर्मचारियों पर दबाव बढ़ा। और अब हाल ये है कि सहकारी बैंक भी धीरे धीरे हड़ताल पर जाना शुरू कर रहे हैं। गुरुवार को यूपी के सारे सहकारी बैंक बंद रहे और शुक्रवार को तो पूरे देश में सहकारी बैंकों की हड़ताल है। देश के ग्रामीण और छोटे कस्बाई इलाकों में सहकारी बैंकों का घना नेटवर्क है। कुल 369 बैंकों की 14,000 शाखाओं में लाखों खाता धारक हैं, जिनमें ज्यादातर किसान हैं। इन बैंकों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। 80 साल के जगन सिंह कहते हैं कि उनके जैसे लोग किसी दूसरे बैंक में जाने की सोच भी नहीं सकते। हमें सरलता तो यहाँ मिलती है, मतलब सहूलियत तो यहाँ मिले, इसलिए यहाँ आवे, आराम से आके बैठ जावे, पैसा निकाल के तिवारी जी मैनेजर लोग हमें यहाँ बैठे न पैसा दे दे। मिस्टर चेयरमैन, नोटबंदी पर बहस के दौरान गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ये मुद्दा संसद में उठाया और सरकार के काम करने के तरीके की आलोचना की। कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम हमारे सहकारी बैंक जहां ज्यादातर ग्रामीणों के खाते हैं वो ठप पड़े हैं क्योंकि उन्हें कैश लेन देन की इजाजत नहीं है। उधर सरकार और रिजर्व बैंक की दलील रही है कि सहकारी बैंकों में राष्ट्रीय और प्राइवेट बैंकों जैसे कड़े नियम लागू नहीं होते और किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए यहाँ करेंसी बदलने या जमा करने की पाबंदी लगाई गई है। कोऑपरेटिव के हर गांव में जमीन से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग के ऊपर भरोसा की जाती है। आज जो जितने भी नए जो है कारपोरेट घराने के बैंक आ गए हैं और उन लोगों ने जो है हम लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं, ये गलत है। सरकार अपने कदम के पक्ष में एहतियात की दलील दे रही है, लेकिन ये सच है कि ग्रामीण भारत में आज अर्थव्यवस्था का एक बड़ा नेटवर्क चरमरा गया है। दादरी और नोएडा से अपने सहयोगी मदन लाल और कानन पात्रा के साथ हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया। तो गांव की दिक्कत आपके सामने है, कारोबार भी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। लगभग हर क्षेत्र में, चाहे वो कच्चे माल की खरीद हो या फिर तैयार माल को बेचने की बात, सब जगह जद्दोजहद चल रही है क्योंकि कैश मिल ही नहीं रहा। जो बुनियादी पूंजी है, जो बुनियादी सामान है, वो खरीदा ही नहीं जा रहा और जो बना हुआ तैयार माल है वो बिक नहीं रहा। नोटबंदी से लड़ने के लिए कपड़ों के कारोबारी अक्षय करण ने अपने कारखाने में कई जतन किए। 200 कामगारों के बैंक अकाउंट तक खुलवाए, लेकिन कैश का संकट अब भी उनको तंग कर रहा है। अगर करंट अकाउंट की जो लिमिट है, क्योंकि वो करंट अकाउंट है, तो अगर हम उसकी लिमिट बढ़ा दीजिए तो हमारे रोजमर्रा की जो दिक्कतें आ रही हैं और जिससे बिजनेस इफेक्ट कर रहा है, लोग इफेक्ट कर रहे हैं, काम इफेक्ट कर रहा है, तो अगर वो एक स्टेप ले लिया जाए कि एटलीस्ट जो करंट अकाउंट है उसकी विड्रॉल लिमिट जो 50,000 बनाई गई है, तो कम से कम अगर वो 5 लाख हो जाए तो हम सरवाइव कर सकते हैं। अक्षय के मुताबिक सबसे ज्यादा संकट बुनियादी सामान की खरीद का है। प्राइमरी मटेरियल जो चाहिए आपको ये उद्योग चलाने के लिए, प्राइमरी मटेरियल भी एक्सेस करना मुश्किल हो रहा है। वो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि देखिए ऑलरेडी जैसे आपने बताया कि ये छोटे उद्योग हैं, तो छोटे उद्योग में छोटे व्यापारी इन्वॉल्व हैं। जैसे हमें धागा खरीदना है, उस धागे की कीमत ही 5 रुपए है, तो 5 रुपए की चीज खरीदने के लिए तो मैं किसको चेक दूं? अक्षय करण जैसे और भी कारोबारी ऐसी ही मुश्किलों से जूझ रहे हैं।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ ने एनडीटीवी को बताया कि संकट का दायरा बड़ा है। अभी जैसे रॉ हाइट्स एंड स्किन रामपुर से ले रहे हैं या हापुड़ से ले रहे हैं तो मंडी से तो वो पेमेंट कर सकते हैं चेक में, लेकिन जो मंडी वाला है वो जो मवेशियां ला रहा है, कैटल ला रहा है, उसको कैश में पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर उसके पास कैश नहीं है तो कैटल ही नहीं आ पाएगी, और कैटल नहीं आएगी तो रॉ मटेरियल कैसे अवेलेबल होगा। यही हाल हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का भी है। बुनकर परेशान है, मजदूरों को देने के लिए पैसा पूरा नहीं पड़ रहा। नतीजा ये है कि निर्यातकों को भी सप्लाई कम मिल रही है। इस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए सरकार ने जल्दी पहल नहीं की तो आर्थिक मोर्चे पर हालात और बुरे होंगे। फरीदाबाद से कैमरामैन मनोज के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। नोटबंदी का असर देखने के लिए हम होजरी के लिए मशहूर लुधियाना भी गए। सर्दियों का समय है और इस समय तो यहां गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए देश भर से व्यापारी और आम खरीदार भी आते हैं। लुधियाना में अधिकतर छोटे और मंझौले कारखाने हैं, लेकिन कैश की कमी की वजह से इन पर चौतरफा मार पड़ी है। कपड़ों के कई कारखानों पर तो बंदी की तलवार भी लटक रही है। लुधियाना की ऐसी तंग गलियों में चल रहे छोटे और मझोले कारखाने होजरी उद्योग की रीढ़ हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद खरीदारों में गिरावट से कारोबार को झटका लगा है। गर्म कपड़ों का बाजार ठंडा पड़ गया है। यहाँ गरीब लोगों के लिए ही माल बनता है। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ 100 से 150, 125, 150 तक पीस मिल जाता है। वो देखिए कि अब ये माल बनना हमारा बंद हो जाएगा। इंडस्ट्री को बिल्कुल है, हमारे ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं और गरीब आदमी कहाँ जाएगा अगर उसको मिलेगा नहीं, कुछ स्वेटर डालने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद ऐसे है कि हमारे इस पे लोन भी हैं और हम सरकार को लोन कहाँ से वापस देंगे। लुधियाना से गर्म कपड़ों की सप्लाई पूरे उत्तर भारत में होती है। सर्दियों में करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन सर्दियां शुरू होते ही नोटबंदी के फैसले से व्यापारी पुराना ऑर्डर नहीं उठा रहे। हमारी यही डिमांड है कि जिनके ऊपर हमारी जो इंडस्ट्री के ऊपर लोन सब्सिडी है, उसकी इंटरेस्ट सब्सिडी, उसको जो है लोन के ऊपर जो हमारा ब्याज पड़ता है उसको इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में दे। हमारे जो है ब्याज को थोड़ी देर होल्ड करवाए, बैंकों से रोक दे, अदरवाइज जो है इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। लुधियाना के निटवेयर उद्योग से 12,000 कारखाने जुड़े हैं, जो करीब 4 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। जानकार कहते हैं तालाबंदी और छटनी के हालात बन रहे हैं। मोस्टली एसएमई का काम जो चल रहा है वो कैश के ऊपर चल रहा है, चाहे वो वर्कर की वेजेस हैं, चाहे स्मॉल परचेजेज हैं या स्मॉल सेल्स हैं, वो सारी कैश में है। उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। चाहे पंजीकृत हो या नहीं, लुधियाना में ज्यादातर उद्योग कैश पर चलते हैं। नोटबंदी शायद इनके लिए बड़ा सबक भी है। नोटबंदी के चलते पीक सीजन में निटवेयर उद्योग को मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। बाजार में कैश की किल्लत के चलते ऑर्डर्स रद्द हो रहे हैं, जिसकी वजह से उत्पादन घटकर आधा रह गया है। हालात नहीं सुधरे तो नौबत तालाबंदी तक की आ सकती है। कैमरा पर्सन अर्पित जायसवाल के साथ लुधियाना से आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। तो नोटबंदी का और भी किन किन क्षेत्रों पर असर पड़ा है वो हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि बीजेपी ने इन सब खबरों के बीच अब अपने सांसदों को नोटबंदी के फायदे गिनाने का फैसला किया है ताकि वो लोगों के बीच इन्हें लेकर जा सकें। इसके लिए वरिष्ठ मंत्रियों से कहा गया है कि वो 40-40 सांसदों को अपने घर डिनर पर बुलाएं, नोटबंदी के बारे में उठ रहे सवालों का उन्हें जवाब दें। इसकी शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार कर रहे हैं। संसद में विपक्ष के हमलों का जवाब दे रहे बीजेपी सांसद नोटबंदी को लेकर खुद कितने आश्वस्त हैं, इसका अंदाजा अभी नहीं लग सका है, लेकिन पार्टी नेतृत्व सांसदों के जरिए आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि पहले सांसदों को नोटबंदी के फायदे के बारे में बताया जाए। सांसदों का कहना है कि सरकार और संगठन में संवाद बीजेपी की पद्धति है। पार्टी का जो संगठन तंत्र है हमेशा सरकार के साथ एक समन्वय बिठा के सरकार के निर्णयों को जनता तक पहुंचाने की दिशा में कारगर प्रयास करता ही रहता है। यह हमारी पद्धति है और उसके अनुरूप अभी भी ये कोशिशें जारी है। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विस्तार से नोटबंदी के बारे में सांसदों को बताया था। बाद में उन्होंने देश भर में पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी। अब शीतकालीन सत्र के दौरान जमा हुए सांसदों से वरिष्ठ मंत्रियों के डिनर बैठकों में उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात की जाएगी।
इसके लिए 40-40 सांसदों का ग्रुप बनाया गया है। 24 नवंबर को अनंत कुमार, 28 नवंबर को जेपी नड्डा, 29 नवंबर अरुण जेटली, 30 नवंबर वेंकैया नायडू, 6 दिसंबर मनोहर पर्रिकर, 8 दिसंबर सुरेश प्रभु, 12 दिसंबर नितिन गडकरी और 14 दिसंबर को राजनाथ सिंह सांसदों से मिलेंगे। इनमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे और संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। सांसदों का कहना है कि जमीन पर हालात अब सुधर रहे हैं। चीजें अब सामान्य हो रही। स्टेट बैंक बहुत बड़ा बैंक है, वहाँ पर लोग जनता की जो समस्या है उसको समाधान करने में काफी सफल हुए हैं। और छोटे छोटे जो बैंक हैं, जिनके पास आदमी कम है, उनमें अभी परेशानी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ में 24 दिसंबर को होने वाली परिवर्तन रैली अब 3 जनवरी को होगी। पार्टी का कहना है कि बैंकों में पुराने नोट जमा करने की 31 दिसंबर की सीमा समाप्त होने के बाद होने वाली इस रैली में प्रधानमंत्री कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। आम लोगों की ही तरह बीजेपी सांसदों के मन में भी नोटबंदी को लेकर कई सवाल हैं और कई आशंकाएं भी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो फिर क्या होगा। यही वजह है कि सरकार ने अपने सारे मंत्रियों से कहा है कि वो पार्टी सांसदों से बात कर उनके मन के सवालों को दूर करने की कोशिश करे। संसद भवन में कैमरामैन शशिकांत के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो नोटबंदी पर हम ये चर्चा, ये सवाल आगे भी जारी रखेंगे और मिलेंगे एक ग्लेशियर मैन से भी। तो हम लगातार बात कर रहे हैं सरकार के नोटबंदी के फैसले का क्या असर पड़ा है देश के अलग अलग इलाकों में। हम बात अब कर्नाटक की करते हैं। यहाँ का एक छोटा सा शहर है चेन्नपट्टना। दुनिया में रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों के लिए जाना जाता है। सिर्फ खिलौने ही नहीं बल्कि यहाँ तैयार सजावटी सामान घरों के साथ साथ फिल्मों और टीवी के सेट्स पर भी अपने आकर्षण की वजह से काफी लोग उसको पसंद करते हैं। वो काफी आकर्षक होता है, लेकिन नोटबंदी की वजह से ये उद्योग अब काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस गुड़िया में शास्त्रीय नृत्य परंपरा की खूबसूरत झलक मिलती है। लकड़ी, फल फूल और सब्जियों से तैयार रंग इन खिलौनों को काफी आकर्षक बनाते हैं। 60 साल के कृष्णप्पा जितनी तेजी से ये खिलौना बनाते हैं, उतनी ही सफाई से इन पर रंग भी चढ़ाते हैं और खजूर के पत्तों से इन खिलौनों पर चमक लाई जाती है। लेकिन कृष्णप्पा जैसे कारीगर और यहाँ के खिलौना उद्योग को पहले सस्ते चीनी खिलौनों ने चोट पहुंचाई और अब नोटबंदी मार रही है। कस्टमर हमको पैसा बैंक में डालते थे, अपन लोग करेंसी को उधर से लाता था, वो लोग उसका बंद कर दिया। हमको पैसा नहीं मिल रहा है, कारीगरों को पैसे देने लेने हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। कारखानों में मंदी है और दुकानें खाली हैं। इक्का दुक्का ग्राहक आ जाते हैं। बिक्री बच्चों के खिलौनों तक ही सिमट गई है। बड़े पेंटिंग, महंगी हाथियां और ऐसी ही दूसरे सजावटी सामानों पर धूलगर्द जमा हो रहा है। ज्यादातर एटीएम्स बंद हैं हफ्ते दिन से। ऐसे में कारोबार का हाल खराब है। पार्टिगोल व्यापार कमी आಗಿದೆ, ಒಂದು 70% कमी ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ व्यापार। फैक्ट्री और मजदूरों को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कार्ड से हम लोग नहीं लेते, चेक से ले नहीं सकते। ऐसे में 70% तक व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। नಮಗೆ 70% कमी आಗಿದೆ। टीपू सुल्तान ने पर्शिया से कलाकारों को मैसूर बुलाया था ताकि उनके महल और शहर को और आकर्षक बनाया जा सके। माना जाता है कि रंग बिरंगे खिलौनों की शुरुआत इसी दौर से हुई। एक दौर था जब चन्नपटना में सड़क के दोनों तरफ खिलौने और सजावटी सामानों की दुकानें होती थी, लेकिन अब कई दुकानें बंद हो चुकी हैं। ऐसे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उद्योग कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में नोटबंदी की वजह से इन लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। चेन्नपटना कर्नाटक से कैमरामैन अल्फोंस के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और नोटबंदी के बाद से सर्राफा बाजार की भी रौनक उड़ी हुई है। जानकारों के मुताबिक भारत में गहने और सोना वगैरह की खरीद फरोख्त का एक बड़ा हिस्सा कैश में होता था और यही नहीं, काली कमाई का भी काफी पैसा इस बाजार में लगता रहा है, जिस पर सरकार की काफी समय से नजर थी। नोटबंदी से इस खरीद फरोख्त पर तो असर पड़ा ही है। जो लोग अपनी मेहनत की कमाई से भी गहने और सोना खरीदते थे, वो भी बाजार से नदारद हैं। ये तब है जब सोना थोड़ा सस्ता हुआ है। बाकी रही सही कसर आयकर के छापों की अफवाहों ने पूरी कर दी है।
दिल्ली में ज्वेलरी के सबसे बड़े बाजार करोल बाग में सन्नाटा है। दोपहर के 12 बजे हैं, लेकिन ज्यादातर शोरूम बंद पड़े हैं। आयकर विभाग के छापों की अफवाहों के बीच सोने के कारोबारी डरे हुए हैं। जिन्होंने शोरूम खोल रखे हैं, उनके काउंटर में जेवर गायब है। यहाँ पर ज्वेलरी का डिस्प्ले आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2000 रुपए का नोट यहाँ पर जरूर हमें दिख रहा है, ज्वेलरी का डिस्प्ले नहीं है। 2000 रुपए का नोट सर क्यों रखा गया यहाँ पे? 2000 का नोट लोग देख के ज्यादा खुश होते हैं, ज्वेलरी से ज्यादा उनको खुशी 2000 का नोट देख के होती है। तो आपने ज्वेलरी, और ये मेरा लकी नोट है, पहला नोट है। पहला नोट है 2000? हाँ, इसलिए मैंने डिस्प्ले में रखा है। अच्छा सर, ये भी हम देख रहे हैं कि आपके काउंटर पर ज्वेलरी नहीं दिख रही है, इसका क्या रीजन है सर? कोई कस्टमर ही नहीं है, किसी के पैसे नहीं है, वो अपना कहते हैं वेजिटेबल्स लेगा, फ्रूट लेगा या ज्वेलरी लेगा। नोटबंदी की रात सोना ग्रे मार्केट में करीब 50,000 रुपए तोले तक बिका, लेकिन सोने के दाम गुरुवार को घटकर 28,500 तक आ गए। फिर भी चांदनी चौक के इस बाजार की रौनक नहीं लौटी है। कारोबारी कहते हैं कि चमक लौटने में साल भर लग जाएंगे। इस गली में करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ पर होता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा कारोबार मंदा पड़ा हुआ है। हालांकि इनका ये कहना है कि जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, ये दुकानदार और उनके काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, ये जो सर सोना सस्ता हुआ है, आपको क्या लगता है सोना सस्ता होने के बाद कुछ बिक्री बढ़ेगी? सोना तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलता है। कभी सोना सस्ता होने से कभी ग्राहक बाजार में नहीं आता है। तो ये सर के पास पैसा होगा, हाँ, तुरंत आएगा। तो सर ग्राहक कब लौटेगा बाजार की तरफ, आपकी तरफ कब लौटेगा? अनसर्टेन है, मुझे नहीं लगता ये अगले 1-1.5 साल तक ठीक होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ोतरी की उम्मीद में डॉलर मजबूत हुआ है और सोना कमजोर पड़ रहा है। सोने के दाम और नीचे आ सकते हैं, फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जबकि सीजन शादियों का है। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स और ग्लेशियर मैन सोनम वांगचुक की, जिनकी इस नायाब कोशिश को पूरी दुनिया में सराहना मिल रही है। और अब बात करते हैं हिमालय की और हिमालय के पर्यावरण और वहां के बाशिंदों की खातिर काम कर रहे एक शख्स सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक ऊर्जा और विचारों से लबरेज एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शिक्षा से लेकर पर्यावरण तक लद्दाख में काफी काम किया है। उनका एक नया प्रयोग आर्टिफिशियल ग्लेशियर यानी कृत्रिम ग्लेशियर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे आपको ये बताना जरूरी है कि उनसे पहले लेह के ही एक और इंजीनियर चेवांग नॉर्फेल ने भी इस दिशा में काफी काम किया था। दरअसल लद्दाख में जिस समय फसलों की बुआई का समय होता है यानी मार्च और अप्रैल, तो पानी की काफी कमी होती है। ग्लेशियर उस समय तक पिघलते नहीं हैं और मई जून में जब उनके पिघलने के बाद पानी आता है तो सीजन निकल जाता है। इसी का एक हल पहले चेवांग नॉर्फेल ने निकाला और फिर सोनम वांगचुक ने उसको आगे बढ़ाया है। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चेवांग नॉर्फेल, जिनकी आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर बनाए और सोनम वांगचुक ने उसको जो लद्दाख की घाटियों में नीचे नदियों के किनारे तक, सिंधु के तट तक बना करके दिखाया और दिखाया कि कैसे ही छोटी वैज्ञानिक प्रयोग करके आप लद्दाख की जो पानी की समस्या है उसको सुलझा सकते हैं। यानी लद्दाख में जब आपको बुआई का सीजन है तब पानी मिलना चाहिए, तब आपको पानी की उपलब्धता इन प्रयोगों के जरिए हो सकती है। तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर का जो प्रयोग चेवांग नॉर्फेल ने शुरू किया उसको सोनम वांगचुक ने आगे बढ़ाया। इस नायाब बात के लिए, इस नायाब प्रयोग के लिए सोनम वांगचुक को इस साल प्रतिष्ठित रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो अपने नायाब विचारों से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। सोनम वांगचुक ने लद्दाख जैसे सर्द रेगिस्तान में पानी की समस्याओं को दूर करने की दिशा में बड़ा काम किया है। अपने प्रयोग और अपनी योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सोनम वांगचुक आज खुद हमारे साथ हैं। सोनम, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई रोलेक्स अवार्ड के लिए। लोग सबसे पहले ग्लेशियर लोगों ने सुना है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर क्या होता है आपसे सुनना चाहते हैं, कैसे इसको बनाते हैं और क्या इसका फायदा है? जी, तो अभी तक लद्दाख में जो खेती बाड़ी होती है वो जो प्राकृतिक ग्लेशियर हैं उनके पिघलने से जो पानी आती है उससे होती है। अभी जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो वो
रिलायबल नहीं रहे हैं। तो इस बारे में जो पानी सर्दियों में व्यर्थ जाता है, यानी कि जब लोग खेती नहीं करते हैं, उसे जमाने की कोशिश नोरफेल साहब, जो मेरे प्रेरणा भी हैं, वो कई दशकों से कर रहे हैं। तो उनके साथ मिलते काम करते हुए उन्होंने ये बताया कि समस्या ये है कि अगर ये जो समतल ग्लेशियर हैं वो या तो समय से पहले पिघल जाते हैं, अगर नीचे बनाएं तो न पिघले इसके लिए उन्हें बहुत ऊंचाइयों पे ले जाना पड़ता है, 4000 मीटर की ऊंचाइयों पे, और फिर वहाँ लोग आलसी होते हैं, देखने नहीं जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए चुनौती बनी कि इसे नीचे लोगों के स्तर पे कैसे उतारें। और फिर उसमें मैंने ये देखा कि एक तरीका है उसे किसी से आप ढक लें, मगर किसी ग्लेशियर को ढकना तो व्यवहारिक नहीं है। तो फिर ये हम सोचने लगे कि इसको कैसे न पिघले नीचे अल्टीट्यूड्स पर भी। तो इसका आकार पे हम गए कि आकार में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये अपने आप को ढके। तो इसलिए समतल नहीं, ऊंचाई की ओर वर्टिकल बनाने की। तो हमने इसे कोन शेप में, जो कि यहाँ के स्तूपों से मिलती जुलती है, इसलिए हमने नाम भी आइस स्तूपा कहा ताकि लोग इससे जुड़ पाएं। तो कोन के आकार में जब होती है तो आपको बताएं कि इसका सरफेस एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो है वो कम से कम होता है, जिसके कारण से सूर्य इसे पिघला नहीं पाती है, और वॉल्यूम यानी परिमाण सबसे अधिक होती है, तो अपने आप को ढकती है और ये नहीं पिघलती है। तो ये हमने इसका जब पायलट प्रोटोटाइप्स बनाए तो ये जून जुलाई तक बर्फ नीचे, जैसा आपने कहा, नदी के स्तर पर भी रहने लगा। अब तो चुनौती ये थी कि ऐसे आकार में बनाएं कैसे, तो जो कि बहुत सरल हो, सस्ती हो और सब लोग कर सकें। इसमें आप अगर पंप लगाएं, मशीन्स लगाएं तो वो बिगड़ेंगे, खरीद नहीं पाएंगे। तो एक साधारण सहज तरीका निकालना था। तो इसके लिए हमने ये किया कि एक पाइप हो, नली हो, सिर्फ नली हो, पाइप हो और कुछ ना हो, और वो अगर हम ऊपर नदी में लगाएं अपस्ट्रीम, और फिर पाइप को हम डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ लाएं, पहाड़ हैं तो ऊपर और नीचे तो होगी ही, ढलान तो होगी ही, उसका प्रयोग करते हुए ऐसे पाइप को ऊपर से नीचे की ओर लाएं कि ताकि पाइप में दबाव बढ़े, प्रेशर बढ़े और एक फव्वारा फूट पाए। तो इस फव्वारे के फूटने से पानी को हम छोटे छोटे कणों में बांट देते हैं, और जिससे कि -20 के तापमान में जब वो पानी के बूंद बाहर निकलते हैं तो वो अपनी, साइंस में कहें तो लेटेंट हीट खो बैठती हैं और नीचे आते ही वो जमने लगते हैं, और इसका प्राकृतिक रूप जो है वो एक कोन का है। तो इस वजह से इसका आकार ऐसा है जिसमें कि ये पिघल नहीं पाती है। तो ये है आर्टिफिशियल ग्लेशियर, या वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल जैसा पहले किया जा रहा था। तो आपने इसको करके दिखाया, इसके आपको फायदे दिखने लग गए हैं? जी हाँ, तो हमने सबसे पहले तो एक अपने स्कूल में, जो लद्दाख में हम एक स्कूल चलाते हैं, उसमें इसके जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसको जब सफल हमने पाया तो फिर इसको हमने प्रयोग किया फ्यांग गांव में, जहां पर हमने न सिर्फ इसे बनाया बल्कि 5000 पौधे भी लगाए, पेड़ भी, गांव वालों ने सब ने मिलकर। और फिर जब सर्दियों में पानी व्यर्थ जा रहा है तो उसे जमाया गया। फिर जब आगे जाके अप्रैल मई में जब पानी की कमी होती है, जब बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं, उस समय ये बर्फ का पहाड़ छोटा सा वो पिघलकर अपने बूंद बूंद पेड़ों को दे। ड्रिप इरिगेशन का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि पेड़ों के जड़ों को पानी जाए। तो इस तरह से ये एक प्रयोग था। अब संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। इसको पहले जो खेती हरा भरा था उसके कमी को सुलझाने के अलावा नए रेगिस्तानों को हरा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अभी हाल ही में हम इसका प्रयोग और बढ़ाकर जो पहाड़ों में ऊपर जो लेक बन रहे हैं, झील, ग्लेशियरों के पिघलने से, जैसा कि केदारनाथ में भी कुछ असर ऐसे एक झील का था, जो फूट जाते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा बाढ़ की समस्या होती है। तो उनको कम करने में भी सिक्किम सरकार के लिए हम सिक्किम में करने लगे हैं, जिससे कि ये झील का पानी जो कि एक खतरा बनी हुई है उसे
निकालें और फिर उसे जमाएं दोबारा से, ताकि कृत्रिम एक ग्लेशियर बने जो पानी को उन्हीं ऊंचाइयों पे रख सके जो कि हमारे पर्यावरण के कारण से पिघल के नीचे आ रही हैं। तो एक इसका ये प्रयोग है। लद्दाख के बाहर भी क्या आपके इस प्रयोग को कोशिश कर रहे हैं लोग, क्योंकि लद्दाख जैसी और भी जगहों पर इस तरह की संभावनाएं बनती हैं और समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग के बाद सभी जगह पानी की बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो और कहाँ जी, जैसा मैंने अभी कहा, एक तो ये है कि ग्लेशियर लेक्स को हम कम क्या कहते हैं डरावना बना पाए। दूसरा, फिर अभी स्विट्जरलैंड से हमें न्यूता आया कि वहाँ पे भी हम ऐसे आइस स्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाएं। तो अभी अक्टूबर में हम स्विट्जरलैंड के स्विस आल्प्स में ऐसे आइस स्तूप बनाने के लिए गए और वहाँ पर दो उनकी वो थी, क्या कहते हैं, उनकी आशा थी कि एक तो जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनको बढ़ाया जाए, दूसरा ये एक पर्यटन के लिए टूरिस्ट इंटरेस्ट हो सकती है। जब ये स्तूप बनते हैं तो बड़े आकर्षक दिखते हैं, बल्कि उसके अंदर आइस होटल्स बनाने की भी परियोजनाएं हैं जो कि स्विट्जरलैंड के लिए टूरिज्म के विकास के लिए बहुत आकर्षक होता है। और लद्दाख में भी सर्दियों में पर्यटन बहुत कम या ना के बराबर होती है, तो हम सर्दियों में लद्दाख में भी पर्यटन आकर्षण के लिए ऐसे स्तूप बनाएं जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स, होटल्स हों और जो उससे कमाई होगी वो जो ऊपर किसान के लिए पानी जमा हुआ है उसका खर्च उठा पाए। तो इन दोनों को जोड़ सकें, टूरिस्ट पैसे दें अनुभव के लिए और जो पानी है वो किसान के लिए काम आए। तो ऐसे इस तरह की जो आपकी कोशिशें हैं, तो इसको समर्थन लोगों का आपको कितना मिला? दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम आपने किया है, खासतौर पर लद्दाख के बच्चों के लिए, वो कितना कामयाब, कितना आगे बढ़ा? जी, समर्थन लोगों का बहुत ही मिला। ये जो आइस स्तूपा हैं, इसका जो पहला हम प्रयोग कर रहे थे उसके लिए राशि, पैसे जुटाने के लिए हमने एक क्राउड सोर्सिंग की। दुनिया भर से लोगों ने छोटे बड़े रकम जोड़ के इसको बनाने में हमारी योगदान की और गांव के लोगों ने मिलकर आकर इसे बनाने में योगदान की। तो ये बहुत ही सुंदर सा एक उदाहरण है। लोग मिलें, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी, सब इस जलवायु परिवर्तन जो कि ग्लोबल है तो उसके लिए एक्शन भी ग्लोबल हो तो समाधान निकल सकते हैं। अब शिक्षा की बात हुई तो एक तरफ तो हम लद्दाख में प्राथमिक शिक्षा में काम करते आए, अब हम ये देखते हैं कि जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन, उसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। सब कुछ कागजी है, कागजी ज्ञान, कागजी एग्जाम, कागजी डिग्री, और बच्चे युवा कुछ सीखते नहीं है जो जीवन में काम आ सके। तो अब हम एक बहुत बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं कि ऐसा एक यूनिवर्सिटी, वैकल्पिक यूनिवर्सिटी बनाया जाए जहां पर खासकर पहाड़ों के युवा अपने पहाड़ों में जो काम आए ऐसा ज्ञान न सिर्फ हासिल कर सकें बल्कि उसका प्रयोग करके सीखें। तो ये जो रोलेक्स पुरस्कार की धनराशि है, सब मिला के लगभग 1 करोड़, तो हमने ये घोषणा की है कि वो हम एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाएं जहां पर आइस स्तूपा जैसे बहुत से समाधान पे युवा पीढ़ी न सिर्फ सीखें बल्कि प्रयोग करें, काम करें, और यूनिवर्सिटी जो लोगों की समस्याओं के समाधान की एक तरकीब बने। तो इस पे हम शिक्षा सुधार में काम तो आप ये एक यूनिवर्सिटी बनाए, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में मेरी बड़ी दिलचस्पी इसलिए है कि लद्दाख के बच्चों की दिक्कत थी जो कश्मीर के बाकी इलाकों के बच्चों के मुकाबले कम रहते थे, कैसे आपने उसको ठीक किया? जी, बहुत ही समस्याएं थे। हम पहाड़ों में अल्पसंख्यक हैं, भाषा के लिहाज से, हर लिहाज से, पर्यावरण हमारा अलग है। तो जो किताबें, जो शिक्षा की नीति है जो मैदानों में चलती है वो ऊपर पहाड़ों में चलती नहीं, कोई उसका मतलब नहीं रहता है जब वो ऊपर तक पहुंच जाती है। तो हम सरकार से मिलकर इसमें सुधार लाने लगे, जैसे पुस्तकों को बदला गया था कि वो पहाड़ के बारे में हो और बच्चों की उसमें रुचि जागे जब वो उनके संदर्भ से जुड़ी हो। उसी तरह शिक्षकों को कि ऐसे नए ज्ञान को देना कैसे है, बच्चों के स्तर पे उतर के बच्चों के साथ हंसी खुशी खेल में, उस पे हम काम करने लगे। तीसरी बात कि लोग, पुस्तकें सिर्फ नहीं है, शिक्षक सिर्फ नहीं है, लोगों का बहुत महत्व रहता है। भाषा, हाँ जी, लोगों को कैसे जोड़ें शिक्षा में, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ताकि वो अपनाएं विद्यालयों को। सरकारी स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय कह के छोड़ ना दें। तो इन
तीनों पे काम करते हुए और सरल भाषा और संदर्भ जोड़ते हुए काफी सुधार हुआ। पहले 95% तक बच्चे 10वीं में फेल होते थे, अब वो बढ़ते बढ़ते लगभग 75% तक पास होने लगे हैं। तो इस तरह से अब जरूरत है उच्च शिक्षा में भी सुधार हो, पहाड़ों में और मैदानों में भी। अब एक आखिरी सवाल, बहुत कम समय है, जो स्थिति इस समय हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, आप तो हिमालय के बीचों बीच रहते हैं, लद्दाख में आप रहते हैं, क्या स्थिति आपको लग रही है अगले कुछ 10 साल में हम कुछ बचा पाएंगे, आगे कुछ बेहतर कर पाएंगे या फिर स्थितियां खराब ही होंगी? दो पहलू हैं इसके। हम जो हिमालय में हैं, पहाड़ों में हैं, हमें तो अपने ढंग से इसके साथ तरकीबें निकालने होंगे, जिसे एडेप्टेशन कहेंगे, कि बदल रहा है तो उसे कैसे हम उसके साथ चल पाएं। तो एडेप्टेशन बहुत बड़ी एक हमारे ऊपर बोझ है, जिसका एक उदाहरण ये आइस्तूपा या जो नॉर्फिल साहब कर रहे थे वो तरीके हैं। उस पे हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बहुत सारे तरीके निकालेंगे। दूसरी तरफ बहुत ज़रूरी है कि जो बाकी दुनिया है वो भी सहयोग दे, नहीं तो बाकी दुनिया दिल्ली और न्यूयॉर्क अपने जीवन जीते रहें और हम सबसे पहले तबाह जी बिल्कुल। चाहे हिमालय हो या उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, सब पूरी दुनिया का जो बोझ है उन पर ही पड़ रहा है, और धीरे धीरे पानी नहीं होगा तो और क्या होगा। हमारे साथ तो सोनम वांगचुक थे, आर्टिफिशियल ग्लेशियर पर बात की, उनकी दूसरी और जो मुहिम है उन पर बात की, हिमालय के लिए वो काम करते हैं। हम आगे भी उनकी इन सभी प्रयासों में कोशिश करेंगे, भागीदार बने उसमें, उन्हें देखें, आप तक पहुंचाएं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।